नमस्कार मेरे देश के बेहतरीन नौजवानों। हाँ, तो आप सभी अंडरस्टैंड एंड लर्न मैथमेटिक्स चैनल से जुड़े हुए हैं और मैथ सीख रहे हैं और सिखा भी रहे हैं। तो जैसे कि अभी तक हमने जितने भी कॉन्सेप्ट क्लियर किए, एपी का जितने भी क्वेश्चन किए, तो अभी तक 2 क्लास हमने क्वेश्चन पे टाइम दिए। बिल्कुल 2 क्लास, तीसरा क्लास है क्वेश्चन का। इसीलिए बोलते हैं आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम नंबर ऑफ़ क्वेश्चन ज़्यादा लेते हैं और काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चन लेते हैं ताकि आपको हर एक कॉन्सेप्ट क्लियर किया जाए। बिल्कुल बेसिक से क्वेश्चन उठाते हैं और अच्छे अच्छे क्वेश्चन पे जाते हैं। हमने बिल्कुल पहले क्लास में देखे क्वेश्चन के सेगमेंट के पहले क्लास में बिल्कुल बेसिक लेवल का क्वेश्चन किए। उसमें भी हम हर एक क्वेश्चन में अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट सीखे, छोटे छोटे कॉन्सेप्ट जो कि अधिकतर बच्चे कन्फ्यूजन में रहते हैं। तो आज हम क्वेश्चन सेगमेंट का 3rd क्लास लेके आए हैं। और जैसे कि आपको कल के क्लास में एक होमवर्क मिला था 9 नंबर का क्वेश्चन, और ये 3 नया क्वेश्चन आपके लिए है। इस क्वेश्चन सब में अर्थमेटिक मीन पे बिल्कुल बेस्ड क्वेश्चन है। यदि आप अर्थमेटिक मीन का लेक्चर नहीं देखे हैं प्रॉपर तरीके से, नहीं समझ में आया है तो फिर से देखिए। फिर भी नहीं समझ में आया तो आप क्वेश्चन पूछिए, जितना क्वेश्चन आपको पूछना है, क्योंकि हम आपको यहाँ पे आपके प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ही आते हैं। तो आपको हर एक कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए आते हैं। तो आप क्वेश्चन पूछिए। आप इससे पहले आप अर्थमेटिक मीन का सेगमेंट का लेक्चर नहीं देखे हैं तो देखिए, और उसके बाद इस क्वेश्चन पे आइए, क्योंकि अब ये अर्थमेटिक मीन पे बेस्ड क्वेश्चन 3 नया क्वेश्चन आपको दिया गया और काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चन। ये सब क्वेश्चन जेई में पूछा हुआ क्वेश्चन है। इस पर तो जेई में 5 से 7 बार क्वेश्चन पूछे जेई में। आप क्वेश्चन बैंक उल्टा कर देखिए, 5 से 7 बार इस पर पूछे। लेकिन इसमें क्या है, कॉन्सेप्ट यही है, बस थोड़ा ट्विस्ट कर देता है, थोड़ा मतलब उस पर बदल देता है। और ये कॉन्सेप्ट आपको कैलकुलस के क्वेश्चन में भी डाल के पूछे। जैसे कि कल के क्लास में हम देखे थे, क्या देखे थे, एपी का यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व करने का। लेकिन एपी के प्रॉब्लम में हमने टिर्गो का प्रॉब्लम फेस करना पड़ा था, यानी कि एपी के क्वेश्चन में हमने टिर्गो का क्वेश्चन डाल के पूछे थे। ठीक उसी प्रकार इस एपी जो आप सीख जाएंगे तो इसका भी क्वेश्चन आपको कैलकुलस में दे के डाल के मिलेगा, कैलकुलस क्वेश्चन के मिक्स के साथ। जैसे कि कल के क्लास में टिर्गो का क्वेश्चन फेस किए थे एपी के, तो इस ठीक उसी प्रकार आपको बिल्कुल जितने 4 चैप्टर बताए आपको बेसिक अच्छे से क्लियर होना चाहिए, तभी आप मैथ के प्लेटफॉर्म पे डांस कर सकते हैं और मैथ को कभी भी आप हाथ से जाने नहीं देंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, बात ज़्यादा होगी। और जैसे कल क्लास में 38 मिनट का टाइम लग गया, तो हम तो हमेशा चाहते 30 मिनट ही आसपास रहे ताकि बच्चे बोरिंग ना हो, लेकिन फिर भी टाइम लग जाता है क्योंकि क्वेश्चन बता रहे हैं। आपको मेरा मन नहीं भरते रहता है कि आपको किस तरह से बताए कि आपको अच्छे से समझ में आ जाए, तो मेरा दिल नहीं मानता, इसीलिए हमको टाइम लग जाता है। तो उससे टाइम से आप 8-10 मिनट के लिए घबराइएगा नहीं और बने रहिए इस चैनल से और सीखिए। और चैनल को शेयर ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि हम आपको यहाँ पे मैथ सिखा रहे हैं। आप मान लीजिए आप बड़े भाई देख रहे हैं, उसके छोटे भाई देख रहे हैं। यदि कोई सीखना चाहता है 11th-12th का मैथ, या कोई एनडीए, एयरफोर्स या जेईई मेन का तैयारी करने के लिए कोशिश करता है, यानी कि वो चाहता है हम कि जेईई मेन निकाले, एनडीए में जाए, एयरफोर्स में जाए, तो उनके लिए मैथ सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और यदि आप इंजीनियर बनना चाहते हैं तो मैथ आपको आना ही चाहिए, जबकि खास कर कंप्यूटर साइंस के बच्चे के लिए मैथ काफ़ी ज़्यादा अनिवार्य है। तो मैथ से क्या होता है, तरह तरह का कॉन्सेप्ट सीखते हैं, आपका सोच डेवलप होता है। इस क्वेश्चन को किस केस से अप्रोच किया जाए, किस तरह से अप्रोच किया जाए, इसी किस केस को किस तरह से हैंडल किया जाए, तो यही तो बड़ी मायने रखता है। यदि आप कोई भी केस को किस तरह से हैंडल करते हैं तो ये सोच आप डेवलप कर दिए, तो यही तो बहुत बड़ी बात है। तो यही चाहिए। और ठीक उसी प्रकार हम आपको हर एक कॉन्सेप्ट को, हर एक प्रॉब्लम को किस तरह से हैंडल करें कि कम समय में क्रिएट हो जाए, कम समय में बन जाए। तो आप ज़रूर देख रहे होंगे बड़े भाई या छोटे भाई, या चाहते होंगे से मेरे भाई या कोई मित्र दोस्त या रिश्तेदारी में कोई आपको जेईई का तैयारी करना चाहता है या 11th-12th में पढ़ना चाहता है, तो उनके साथ ज़रूर शेयर कीजिए वीडियो और उनको बोलिए सीखने के लिए, क्योंकि हम यहाँ पर मैथ सिखाने के लिए आए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मुझे उम्मीद है कि आप सभी ने वीडियो पॉज करके क्वेश्चन को ट्राई किए होंगे। सबसे पहले तो आप होमवर्क कंप्लीट करके आए होंगे। तो जैसे कि अधिकतर स्टूडेंट को पता ही नहीं रहता है भाई जी होमवर्क भी दिए थे, तो ऐसा नहीं करना है। जो समझदार बच्चे हैं वो जानते हैं भाई जी होमवर्क दिए थे और उन्होंने सॉल्व भी करके लाए होंगे। तो मुझे उम्मीद है कि आप सॉल्व किए होंगे, और नहीं किए हैं तो अभी भी वीडियो पॉज कीजिए, अभी भी आपके पास समय है, समय दीजिए,
सोचने के प्रति जितना टाइम देंगे वो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। अधिकतर बच्चे देखेंगे एक क्वेश्चन पीछे एक घंटा दे दिए, बोलते मेरा समय बर्बाद हो गया। समय बर्बाद नहीं हुआ, आपने उस क्वेश्चन को अपने दिमाग से सोचा, आपने सोच को डेवलप किया, आपने सोचा नहीं इसके क्वेश्चन को क्या क्या केस हो सकता है, आपने हर तरह का प्रॉब्लम सॉल्व किया, फिर भी आपसे नहीं हुआ, लेकिन आप ज़रूर प्रयास तो आपने किया, एफर्ट तो लगाया। यही बहुत मायने रखता है। तो एफर्ट लगाइए, लाइफ में सक्सेस ज़रूर मिलेगा। बस 100% एफर्ट होना चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मुझे उम्मीद है सॉल्व कर दिए होंगे। चलिए हम आपको इस तरह को बताते हैं। जैसे कि ये बता रहा है ABC आर इन AP, ये क्या है? AP में है। अप्रूव डेट करने के लिए कहा था इतना 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 AP। हमने आपको क्या बताए थे? AP का बेसिक डेफिनेशन जानते हैं तो यह पूरे क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे AP को। तो इसमें क्या है? कुछ नहीं है। ABC आर इन AP, यानी कि इसका कहने का मतलब B माइनस A और बराबर C माइनस B। AP में है तो यही होगा ना, क्योंकि कंजुगेटिव टर्म्स का डिफरेंस AP का डिफिनेशन तो यही होता है, कांस्टेंट होना चाहिए। तो ये हो गया। ये एक AP में है तो इसको मान लिए बराबर D मान लिए हमने, इसका डिफरेंस कॉमन डिफरेंस D मान लिए। अब कहता है ये AP में है, इसको हमको चेक करने के लिए बोलता है। तो कैसे चेक करेंगे? AP में होगा तो कंजुगेटिव टर्म का डिफरेंस चेक करेंगे। तो यानी कि C प्लस A माइनस B, तो माइनस करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? B माइनस C हो जाएगा। तो ये किसके बराबर हो जाएगा? ये C कैंसिल हो जाएगा, तो A माइनस B के बराबर हो गया। और ये देखिए फिर इस A प्लस B माइनस C प्लस A, तो A प्लस B माइनस C प्लस A, तो माइनस C माइनस A, तो A कैंसिल हो गया। कितना हो गया आपको? B माइनस C हो गया। देखिए तो ये A माइनस B और B माइनस C इसके बराबर है क्या? है, क्योंकि यहाँ पे माइनस कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा आपको B माइनस A और C माइनस B। तो ये इसके बराबर हो रहा है, तो यानी कॉमन डिफरेंस के बराबर हो रहा है। तो यानी कि ये क्या है? AP में है। नहीं तो दूसरे मेथड से क्या है? इसका दूसरे मेथड से भी सॉल्व करते। दूसरे मेथड से कैसे? देखिए इसको समझिएगा। दूसरे मेथड से हम कैसे सॉल्व करेंगे इसको? ABC AP में है और हमें बोल रहा है B प्लस C प्लस A, इसको इस तरह से सॉल्व करते दूसरे मेथड से। जैसे कि ABC AP में है, 9 नंबर का क्वेश्चन है। ABC AP में है, ABC AP में है। हमने क्या किया? इसको माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया। इस सीक्वेंस के सारे टर्म को हमने क्या कर दिया? माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया। तो माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो फिर भी ये क्या होगा? AP में ही होगा, क्योंकि हम पढ़े थे कि कोई कांस्टेंट टर्म से मल्टीप्लाई कर देंगे सीरीज को, AP के सारे सीरीज को, तो उसका नया जो सीक्वेंस या सीरीज आएगा वो भी क्या होगा? AP में ही होगा। तो नया जो सीक्वेंस सीरीज आएगा, कांस्टेंट टर्म कितना आया? -1 से मल्टीप्लाई किए हमने सारे टर्म को, तो ये सारे किस में हो गए? सीरीज यानी कि सीक्वेंस किस में हो गए? AP में ही रहेंगे। तो प्रॉपर्टीज ऑफ AP में पढ़े थे, वो नहीं पढ़े थे तो आप जाके प्रॉपर्टीज ऑफ AP का लेक्चर देख लीजिए। अब देखिए हम क्या करते हैं, अब इसमें हमें क्या चाहिए? B प्लस C चाहिए, C प्लस A चाहिए, A प्लस B चाहिए। यहाँ पे क्या चाहिए? B प्लस C चाहिए। तो B प्लस C लाने के लिए हम क्या कर देते हैं? A प्लस B प्लस C ऐड कर देंगे। हमने क्या किया? तीनों में A प्लस B प्लस C क्या कर दिए? ऐड कर दिए। तो ऐड करते ही हमें ये मिल जाएगा B प्लस C, C प्लस A। देखिए हमने आपको A प्लस B, हमें तो ये चाहिए, तो हमें ये तो किसी तरह तो लाना पड़ेगा। तो किसी तरह लाने के लिए तो हमें तो सोचना पड़ेगा। तो हमने सोचा A प्लस B तीनों टर्म में ऐड कर देंगे तो ये हमें मिल जाएगा A प्लस B प्लस C माइनस ऑफ C। ये भी क्या होगा? AP में ही होगा। क्यों नहीं? हमने बताया था प्रॉपर्टीज नंबर 2 में कोई कांस्टेंट टर्म ऐड कर दिया जाए हर एक सीक्वेंस के हर एक टर्म में या सीरीज का हर एक टर्म में, तो वो क्या होगा? नया जो सीरीज बनेगा, सीक्वेंस बनेगा, वो किस में होगा? AP में ही होगा। यहाँ पे लेकिन सीक्वेंस है तो AP में ही होगा। ये तो AP में होगा, तो आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। A कैंसिल हो गया तो क्या बचेगा? B प्लस C, B भी कैंसिल हो गया तो A प्लस C, और C कैंसिल हो गया तो क्या बचा? A प्लस B। तो ये आ गया आपको, ये भी एक AP में है। तो ये सॉल्व हो गया। ठीक उसी प्रकार दूसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है? B प्लस C का होल स्क्वायर माइनस A स्क्वायर, C प्लस A का होल स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, A प्लस B का होल स्क्वायर माइनस C स्क्वायर। आपको कॉम्बिनेशन क्या दिख रहा है? A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर का कॉम्बिनेशन दिख रहा है आपको। A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर कॉम्बिनेशन दिख रहा है। तो A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, इसको टर्म को स्प्लिट करेंगे तो क्या हो जाएगा? A प्लस B प्लस C इंटू B प्लस C माइनस A होगा।
फिर इसको स्प्लिट करेंगे तो a प्लस बी प्लस सी इंटू सी प्लस ए माइनस बी होगा, क्योंकि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है। तो ये टर्म स्प्लिट हो गए तो हो जाएगा। फिर इसके बाद ये हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी माइनस क्या कहते हैं इंटू ए प्लस बी माइनस सी हो जाएगा। यानी कि हर टर्म में किससे मल्टीप्लाई किया गया है, कांस्टेंट आपको क्या दिख रहा है, a प्लस बी प्लस सी। हमें ए पी हमने आपको बताए हुए थे, हर टर्म में आप ए प्लस बी कोई भी कांस्टेंट टर्म से सीक्वेंस में मल्टीप्लाई करेंगे तो वो हमेशा ए पी में ही रहेगा। तो लेकिन इसको प्रूव करना क्या है, इसमें कॉम्बिनेशन क्या दिख रहा है आपको, इसमें हर टर्म में ए प्लस बी प्लस सी से मल्टीप्लाई किया गया है। तो उससे हमें कोई सीक्वेंस ऐसे ही लिखेंगे और उससे मल्टीप्लाई कर देंगे ए प्लस बी से, तो प्रूव हो जाएगा। तो हमें चलिए इसको प्रूव करके आपको बताते हैं ये ए पी में है कि नहीं है। दूसरा नंबर ए बी सी आपको ए पी में दिया है, ए बी सी क्या है, ए पी में है। हमें ये लाना है, तो ये लाना है क्या, बी प्लस सी माइनस ए लाना है। इसको स्प्लिट करेंगे हम, इस टर्म को स्प्लिट करेंगे तो क्या हो जाएगा, बी प्लस सी माइनस ए हो जाएगा और इंटू क्या हो जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी हो जाएगा, इंटू ए प्लस बी प्लस सी हो जाएगा। फिर इस टर्म को स्प्लिट करेंगे तो ए प्लस बी प्लस सी, फिर इस टर्म को स्प्लिट करेंगे तो ए प्लस बी प्लस सी, तीनों में कॉमन आ रहा है। लेकिन हमें एग्जैक्टली में क्या चाहिए, बी प्लस सी माइनस ए चाहिए। तो हमें हम क्या करेंगे, इसको सोचेंगे और हमें तो माइनस यहाँ पे चाहिए, हमें तो यहाँ पे एक ही माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक ही आएगा। तो हम क्या कर देते, 2 से मल्टीप्लाई कर देते, -2 से हर टर्म को। तो हमने -2 से हर टर्म को मल्टीप्लाई कर दिए। आपको ये खुद सोचना है, इसीलिए तो मैथ डेवलप करता है। तो ये हमने -2 से सारे टर्म को मल्टीप्लाई कर दिए, ये हमने कर दिए। अब देखिए, अब इसमें क्या करेंगे, हमें क्या चाहिए, इसको स्प्लिट किए तो ए बी प्लस सी माइनस ए चाहिए, इसको भी स्प्लिट करेंगे तो सी प्लस ए माइनस बी चाहिए। तो हम क्या करते हैं, अब सब में ए प्लस बी प्लस सी ऐड कर देते हैं। सारे टर्म में हमने ए प्लस बी प्लस सी ऐड कर दिए, तो -2a और ए प्लस बी प्लस सी ऐड कर दिए, -2b और ए प्लस बी प्लस सी ऐड कर दिए, -2c। ये भी क्या हो जाएगा, नया सीक्वेंस जो बना वो भी किस में हो जाएगा, ए पी में हो जाएगा। उसके बाद हम इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, बी प्लस सी माइनस ए हो गया बी प्लस सी माइनस ए। इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा आपको ए प्लस सी माइनस बी हो जाएगा, और ये हो जाएगा सॉल्व करके आपको ए प्लस बी माइनस सी, और ये भी क्या हो जाएगा, ए पी में हो जाएगा। इसको सॉल्व किया दे ए पी में। अब हमें इस फॉर्म में चाहिए, ए पी में है कि नहीं है। तो अब हम क्या करते हैं, इसको सारे टर्म को ए प्लस बी प्लस सी से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ए प्लस बी प्लस सी से मल्टीप्लाई करेंगे तो बी प्लस सी प्लस ए, यानी कि अब देखिए इस सारे टर्म को हमने क्या कर दिए, ए प्लस बी प्लस सी से मल्टीप्लाई कर दिए। तो बी प्लस सी प्लस ए, यहाँ पे बी प्लस सी माइनस सी है। तो हम इसको यदि एक मान ले, यानी कि एक्स मान ले, तो यहाँ पे भी कहीं बी प्लस सी प्लस ए होगा, यानी कि सारे टर्म को ए प्लस बी प्लस सी से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, एक्स इंटू ए माइनस ए, इधर हो जाएगा एक्स माइनस ए इंटू एक्स प्लस ए, यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर। हमने एक्स क्यों लिए, क्योंकि आप बी प्लस सी और प्लस ए, आप बी प्लस सी माइनस ए, यानी कि ए प्लस बी और ए माइनस बी के फॉर्म के आनने के लिए हमने क्या लिए, ए बी प्लस सी को एक्स मान लिए। तो बी प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि ये आपको नया सीरीज बन जाएगा, यानी कि ये भी क्या है, ए पी में है। तो इसे आप सॉल्व कर सकते हैं, और इतना तक सॉल्व कर दिए तो आप डायरेक्ट समझ सकते हैं। आप इसको बी प्लस सी ए प्लस बी से सॉल्व मल्टीप्लाई कर दीजिए, आप आ जाएगा आपको ये सीरीज। तो इसके बाद अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या करा इफ सम ऑफ, यदि आपको क्वेश्चन का लैंग्वेज समझ में नहीं आए तो आपको क्या ध्यान रखना, जितना ही आप पढ़े हैं उतना ही के बारे में सोचना है। वो कैसे, देखिए आपको हम सिखाते हैं।
सॉल्व करने का प्रयास कीजिए, लैंग्वेज से घबराइए नहीं। लैंग्वेज में कुछ नहीं है, मैथ में एक्चुअली लैंग्वेज नाम का कोई शब्द ही नहीं होता है। मैथ में हिंदी लैंग्वेज हो, इंग्लिश लैंग्वेज हो, कोई शब्द ही नहीं होता, क्योंकि मैथ का खुद अपना लैंग्वेज होता है। तो फिर भी अधिकतर स्टूडेंट लैंग्वेज में फंस जाते हैं, तो घबराइएगा नहीं, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। करा इफ सम ऑफ टू नंबर्स, जितना ही आप पढ़ें उतना ही को आप कैलकुलेट कर दीजिए। करा इफ सम ऑफ टू नंबर्स इज 13/6। हमें बोल रहा है 10 नंबर क्वेश्चन में सम ऑफ टू नंबर, हम दो नंबर ले लिए, एक ए ले लिए और दूसरा बी ले लिए, जिसका सम कितना दिया हुआ 13/6, यही दिया हुआ है। इफ सम ऑफ टू नंबर, यदि दो नंबर का सम टू नंबर्स इज 30/6 है, तो ये हमने लिख लिया। जितना ही आप पढ़े उतना ही से स्टार्ट कीजिए। उसके बाद आगे क्या कहता है, एंड एन अर्थमेटिक मीन्स आर इंसर्टेड बिटवीन दीज नंबर्स। क्या बोले थे आपको, अर्थमेटिक मीन का लेक्चर पढ़ के नहीं आए तो आए होंगे आप, मुझे उम्मीद है। कहता एन अर्थमेटिक मीन हम इंसर्ट कर दिए इसी नंबर के बीच में, तो ए और बी ये नंबर हो गया, और इसमें हम अर्थमेटिक मीन इंसर्ट कर दिए। इसमें हमने एन अर्थमेटिक मीन इंसर्ट कर दिए। तो कहता है एन इंसर्ट, जितना ही आप पढ़े उतना ही से स्टार्ट कीजिए। तो कहता है आपको आर इंसर्टेड बिटवीन दिज नंबर सच डैट, इस प्रकार से इंसर्ट कीजिए आप कि सम ऑफ दिज नंबर दिज मीन्स, यानी कि इस मीन्स का जो सम होगा, इस प्रकार से कहता है इंसर्ट करने के लिए आपको कि इस मीन्स का जो सम होगा, यानी कि A1 प्लस A2 प्लस A3 से लेके AN तक ये सारे अर्थमेटिक मीन्स है। इस मीन का जो सम है इज मीन्स क्या कहता है, सम ऑफ दिज मीन्स इज वन मोर देन देयर नंबर्स, यानी कि एक अधिक होगा इसके नंबर से। इसमें कितना नंबर है, n नंबर है, और उससे क्या होगा वन मोर देन, यानी कि एक अधिक, तो n+1 हो जाएगा। समझे आप? चलिए इसको फिर से समझते हैं। कहता है सम ऑफ टू नंबर्स इज 13/6, दो नंबर का सम 13/6 हो गया। उसके बाद कहता है एन अर्थमेटिक मीन्स आर इंसर्टेड बिटवीन दिज नंबर्स सच डैट सम ऑफ दिज मीन्स इज वन मोर देन। कहता है दोनों नंबर के बीच में एन अर्थमेटिक में इंसर्ट करो, और इस प्रकार से इंसर्ट करो सारे मीन का जो सम होगा वो मोर देन अधिक होगा अपने नंबर्स के, देयर नंबर्स, यानी कि वो अपने खुद के नंबर से एक अधिक होगा। तो ये हमने कर लिया। कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ एन, हमें एन का वैल्यू पूछ रहा है, यही बता रहा है, एन का वैल्यू पूछ रहा है। तो एन का वैल्यू कैसे निकलेगा, हमने आपको क्या बताए थे अर्थमेटिक मीन्स के केस में, इसका सम क्या होता है, आपको क्या रिजल्ट याद करने के लिए लेते हैं, एन टाइम्स ऑफ सिंगल अर्थमेटिक मीन्स के बराबर होता है। यानी कि आपको हम बताए थे, क्या बताए थे आपको, ध्यान में बोले थे आपको रिजल्ट के थ्रू याद रखने के लिए, दो नंबर के बीच में हम एक अर्थमेटिक मीन सिंगल अर्थमेटिक मीन इंसर्ट कर दिए, तो वो क्या हो जाएगा, ए बराबर A+B/2 हो जाएगा। और ये इसका सम जो होगा किसके बराबर होगा, n टाइम्स ऑफ A के बराबर होगा। ये हमने पढ़े थे, n टाइम्स ऑफ A के बराबर हो जाएगा। अब देखिए n टाइम्स ऑफ A कितना है, A+B/2, और हमें A+B का वैल्यू कितना दिया हुआ है 13/6। तो A+B का वैल्यू दिया हुआ है आपको 13/6 इंटू कितना हो जाएगा 2। तो यहाँ पे n इंटू A का वैल्यू कितना आ गया 13/12, n+1, तो यानी कि 13n बराबर 12n+12। तो n का वैल्यू यहाँ से क्या हो गया 12 हो गया। तो n का वैल्यू हमें निकल गया। क्वेश्चन में क्या था, कुछ नहीं था, बिल्कुल आपको सोचना था किस तरह से क्वेश्चन का अप्रोच करें, ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। फिर उसके बाद अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगले क्वेश्चन क्या करा, इफ एन अर्थमेटिक मीन्स आर इंसर्टेड बिटवीन 5 and 41। कहता है एन अर्थमेटिक मीन इंसर्ट कर देंगे 5 और 41 के बीच में, तो सच डैट इस प्रकार से A3 अपन इतना वैल्यू दिया हुआ है, एंड का वैल्यू पूछ रहा है, कुछ नहीं है, इसमें भी बिल्कुल यही क्वेश्चन सेम है। 5 और 41 के बीच में हमने क्या कर दिया, एन अर्थमेटिक मीन इंसर्ट कर दिए, A1 A2 से लेके कहाँ तक AN तक इंसर्ट कर दिए। सच डैट इस प्रकार की A3/n-1 का वैल्यू 2/5 दिया हुआ है, हमें n का पूछ रहा है, n क्या होगा।
तो हम इसको किस तरह से सॉल्व करेंगे? हमने इसका कॉमन डिफरेंस आपको निकालना बताया था। हमें यहाँ पे A3 चाहिए, तो A3 निकालने के लिए तो कॉमन डिफरेंस तो चाहिए, ज़रूरत पड़ेगा, इसलिए हमने आपको कॉमन डिफरेंस की यहाँ पर चर्चा की। और देखिए A3 अपॉन AN-1, यानी कि A3 अपॉन AN-1 का वैल्यू दे दिया है आपको 2/5। A3 को हम क्या लिख सकते हैं? A3 यहाँ पे कहीं होगा, यानी कि A3 जो होगा सीक्वेंस का कौन सा टर्म होगा? फोर्थ टर्म होगा। फोर्थ टर्म का फॉर्मूला क्या होता है? A प्लस 4 - 1 इंटू डी हो जाएगा, तो यानी कि 5 प्लस 4 - 1 इंटू डी यानी कि 3D हो जाएगा। और AN-1, अब देखिए यहाँ पे अधिकतर बच्चे ये करते हैं, स्टार्ट कर देते हैं, क्योंकि वो सोचते नहीं है। AN-1 वो शुरू से चलते हैं, हमें शुरू से नहीं चलना है। देखेंगे AN-1 किसके नज़दीक है? लास्ट वाले टर्म के नज़दीक है, तो हमें लास्ट से चलना है। तो AN-1 इस लास्ट से कौन सा टर्म आ रहा है? थर्ड टर्म आ रहा है, यहाँ पे कहीं होगा AN फिर AN-1। आपको ऐसे नहीं चलना है शुरू से, तो शुरू से आप चलेंगे तो कौन सा टर्म हो जाएगा? ये सीक्वेंस का, ये सीक्वेंस का nवां टर्म हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा? 5 प्लस ND हो जाएगा। N-1 है ना, तो 5 प्लस ये सीक्वेंस का एक टर्म ऐड कर देंगे तो nवां टर्म हो जाएगा और N-1D हो जाएगा, यानी कि 5 प्लस N-1 इंटू डी हो जाएगा। तो हमको इस टर्म में लिखेंगे, तो इस टर्म में कैलकुलस ज़्यादा हो जाएगा, कैलकुलेशन ज़्यादा हो जाएगा। तो इसको मैनेज करने के लिए हम क्या करेंगे? लास्ट से चलेंगे। लास्ट से आपको बताए थे, जहाँ से आपको इसीलिए बोलते क्वेश्चन पर समय दीजिए, जहाँ से आपको अच्छे लगे, मतलब कम समय में अच्छे रिजल्ट दे, वहाँ से हमें स्टार्ट करना है। तो यहाँ से देख रहे हैं हम, क्या देख रहे हैं यहाँ से? 41 में से D माइनस करेंगे तो AN मिलेगा, फिर AN माइनस में से एक D माइनस करेंगे तो AN-1 मिलेगा। एक्चुअली में ये कितना मिलेगा? 41 में से 2D माइनस हो रहा है, AN-1 41 माइनस 2D करेंगे तब हमें ये इतना टर्म मिलेगा। तो ये हो गया आपको। अब हमें D चाहिए, तो D आपको निकालना बताए हैं। D निकालेंगे क्या होगा? B माइनस A अपॉन N+1, तो 41 माइनस A कितना हो जाएगा? 5 अपॉन N+1, तो ये 36 अपॉन N+1 हो जाएगा। तो यहाँ से आपको D का वैल्यू आ गया 5 प्लस 3D, तो 36 इंटू 3, तो यानी कि 108 अपॉन N+1। 41 माइनस 2D, तो D का वैल्यू कितना है? 72, 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा अपॉन N+1। आप इसे सॉल्व करेंगे, तो इसको सॉल्व करते हैं थोड़ा बहुत, इसके आगे आप कर लीजिएगा। इसको LCM ले लेंगे तो 5n+1 हो जाएगा, 5n LCM लेंगे तो n+1 हो जाएगा, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा? 5n+5 हो जाएगा, और 5n+5 और 2/5 बराबर हो गया आपको 5n+5, और यहाँ पे n+1 कैंसिल हो जाएगा नीचे से, तो 5n+5 यानी कि 100, 5n+113 हो जाएगा अपॉन n+1 हो जाएगा, और इसके नीचे भी n+1 आ रहा है, तो n+1 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे 41n + 41 हो जाएगा। तो 41n + 41 माइनस क्या कहते हैं 72, तो कितना हो जाएगा? -31 हो जाएगा। अब इसको दोनों से मल्टीप्लाई कर लीजिए, इधर 5 से मल्टीप्लाई कीजिए, 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, दोनों को सॉल्व करेंगे, लीनियर फॉर्म में आ गया है, आपको इसका आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से आप सॉल्व कर सकते हैं। ये 11th नंबर का क्वेश्चन था। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। फिर भी आपको नहीं समझ में आया तो कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं, क्योंकि हमने हर 100% आपको समझाने का प्रयास किए हैं। चलिए अब अगले क्वेश्चन, 12th नंबर क्वेश्चन। तो इसे आप 12th नंबर क्वेश्चन आप खुद से सॉल्व कीजिए। मुझे उम्मीद है कि आप खुद से सॉल्व कर दिए होंगे, और नहीं किए हैं तो वीडियो पॉज कीजिए और खुद से सॉल्व कीजिए, क्योंकि ये 6 से 7 बार क्वेश्चन JEE मेन में पूछ चुका है, बस थोड़ा सा चेंज करके। कॉन्सेप्ट यही है। तो क्या करा? इफ़ सम ऑफ n टर्म्स ऑफ 2 डिफरेंट AP आर इन रेशियो, इतना दिया हुआ, यानी कि सम ऑफ n टर्म्स का सम 2 डिफरेंट AP के लिए क्या दिया हुआ है? 7n प्लस कहता है सम ऑफ n टर्म्स, यानी कि n टर्म्स 2 डिफरेंट AP, यानी कि हम 2 डिफरेंट AP है। हम मान लेते एक A1 A2 A3 से लेके AN तक एक AP होगा, जिसका कॉमन डिफरेंस D1 हो गया। लिखते नहीं है, मान लेते, आप दिमाग में नोट कर लीजिएगा। उसके बाद दूसरा का रहा है, दूसरा का मान लेते हैं हम। फर्स्ट टर्म क्या हो गया? दूसरा कोई सीक्वेंस सीरीज ले लिए,
सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ टू डिफरेंट एपी में दूसरा सीरीज का हम फर्स्ट टर्म मान लेते ए टू मान लेते हैं, या B1 मान लीजिए, B1 प्लस B2 B3 एक नया सीरीज हो गया जिसका कॉमन डिफरेंस हम मान लेते हैं D2, दिमाग में रखिएगा। अब कहता है सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ टू डिफरेंट एपी आर इन रेशियो इतना है, तो यानी कि एन टर्म्स का सम क्या होता है n/2। पहला सीरीज हम कौन सा माने हैं, A1 वाला, A1 वाला में क्या हो जाएगा 2A प्लस एन टर्म्स पूछ रहा है, यानी n-1, इसका कॉमन डिफरेंस कितना माने हैं, D1 माने हैं। ये हो गया आपको। रेशियो पूछ रहा है तो इसका भी सेकेंड सीरीज का सम कितना हो जाएगा, तो सेकेंड सीरीज का हमको B1 से स्टार्ट किए थे, तो B1 B2 B3 तो 2B1 हो गया, और n-1 इसका कॉमन डिफरेंस हमने कितना माने थे, D2 माने थे, ये D2 हमने नोट कर लिए। और ये किसका रेशियो कितना दिया है, वो हमें 7n प्लस 1 अपॉन 4n प्लस 27 दिया हुआ है। अब देखिए यहाँ पे n/2 क्या हो गया, कैंसिल हो गया, तो ये बचा कितना 2a प्लस n-1 इंटू डी, 2a1 प्लस n-1 इंटू D1 अपॉन 2b1 प्लस n-1 इंटू D2 बराबर 7n प्लस 1 और 4n प्लस 27। ये हो गया। अब हमें क्या कहता है क्वेश्चन पे आपको ध्यान देना, कहता फाइंड द रेशियो ऑफ देयर 21 टर्म, यानी कि दोनों सीरीज का 21वां टर्म का रेशियो पूछ रहा है। तो क्या है, दोनों सीरीज का 21वां टर्म कैसे निकलेगा, 21 टर्म निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, जनरल टर्म। 21वां टर्म निकालेंगे तो A1 प्लस n यानी कि 21 - 1 इंटू डी हो जाएगा। उसका रेशियो पूछ रहा है, यानी कि पूछ क्या रहा है हमें 21वां टर्म। पहला सीरीज के लिए तो क्या हो जाएगा A1 प्लस 21 तो n-1 तो यानी कि 20 इंटू D1 अपॉन दूसरे सीरीज के लिए B1 प्लस 20 n-1 इसका कॉमन डिफरेंस दूसरा सीरीज का D2। इसका रेशियो पूछ रहा है, इसका बराबर क्या होगा ये पूछ रहा है हमें। अब देखिए ये T मान लेते T1 एक दूसरे सीरीज के लिए, और दूसरे इसको T' से रिप्रेजेंट कर देते हैं दूसरे सीरीज को 21 टर्म्स को। यही का रेशियो पूछ रहा है, इसके बराबर रेशियो क्या होगा। तो आपको अब इतना तो हो गया, अब इसमें आपको खुद से सोचना पड़ेगा। क्या सोचना पड़ेगा, देखिए हमें दिया हुआ है क्या, यानी कि हमें इतना दिया हुआ है, इतना दिया हुआ है, हमें लाना है इतना, यही पूछ रहा है ना। यानी कि हमें क्या पूछ रहा है, रेशियो फाइंड द रेशियो ऑफ 21 टर्म्स का, यानी कि इसका रेशियो पूछ रहा है, लेकिन हमें दिया हुआ है इतना। देखिए तो आपको कुछ दिख रहा है यहाँ पे, आपको क्या दिख रहा है, यदि हम इसको दोनों को ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर दे, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों हम 2 से मल्टीप्लाई कर दे, तो क्या हो जाएगा आपको, देखिए हम मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई तो कर सकते हैं ऊपर नीचे दोनों को 2 से, तो 2a1 प्लस 40d1 अपॉन 2b1 प्लस 40d2। आप सोच रहे हैं भैया आपने 2 से मल्टीप्लाई क्यों किया, ये बात बिल्कुल एग्जैक्ट क्वेश्चन पूछे आपने। देखिए इससे 2 से मल्टीप्लाई हमने क्यों किए, क्योंकि हमें ये दिख रहा है, ये हमें दिया हुआ है, ये हमें क्या दिया हुआ है, तो यानी कि दिया हुआ है तो ये हमें दिया हुआ है, तो इसलिए हमने क्या किए, तो ये देखे हमने, इसलिए बोलते क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए, समय दीजिए, क्वेश्चन को इज्जत दीजिए तभी आपको वो इज्जत देगा। तो हमने इसको क्या किया, दिख रहा है हमें 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे इसको भी, तो यानी कि ये इस सेम सीरीज में यानी कि सेम फॉर्म में आ जाएगा। तो अब देखिए तो हमें यानी कि ये सेम फॉर्म में आ गया, तो यहाँ पे n-1 का वैल्यू कितना हो गया 40 दिया हुआ है, n-1 का वैल्यू 40 दिया हुआ है, ठीक, दोनों इस सेम आ गया, तो n-1 का वैल्यू क्या है 40 है। अब देखिए यहाँ से n का वैल्यू कितना हो जाएगा 41 हो जाएगा, n का वैल्यू 41 हो जाएगा, तो n का वैल्यू यहाँ पे रख देंगे हम, ये इसके बराबर हो जाएगा ना, तो n का वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगा 41 आ जाएगा, यहाँ से n का वैल्यू कितना आ जाएगा 41, तो यहाँ पे n का वैल्यू रख देंगे, तो ये 7 इंटू 41 प्लस 1 अपॉन 4 इंटू 41
प्लस 27, इसको सॉल्व कर लीजिए, ये आपका आंसर हो जाएगा। क्या था इसमें? कुछ नहीं था, बस आपको कैच करना था क्या दिया हुआ है और क्या लाना है। दोनों का डिफरेंस देखिए, हमने देखे दोनों को 2 से मल्टीप्लाई कर देते ये सेम हो जाता है, यानी कि सेम फॉर्म में हो जाता है। तो हमने देखे सेम फॉर्म में जब ही आ जाएगा तो हम n-1 बराबर 40 दे दिए, तो 40 डाल दिए तो क्या हो जाएगा, n का वैल्यू 41 हो जाएगा, जो इसके बराबर इतना है तो यानी कि इसके बराबर भी इतना ही होगा। और यहाँ पे n का वैल्यू हमने 41 डाला, कैलकुलेट कर दिया और इसका रेशियो आ गया। तो इस तरह का क्वेश्चन डाला जाता है। आपको कॉन्सेप्ट को आपको पकड़ना पड़ेगा, क्या कंपेयर करना पड़ेगा, आपको क्या दिया है क्या लाना है दोनों में। तो मुझे उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। हाँ, तो आज के क्लास में एपी का सारे क्वेश्चन हमने प्रॉब्लम सॉल्व कर लिए। अब कल के क्लास से हम जीपी के बारे में जानेंगे, जीपी क्या होता है, जीपी का प्रॉपर्टीज़ क्या है, ज्योमेट्रिक मीन्स क्या है, उसके केस के बारे में देखेंगे। और जैसे कि हमने इसके क्लास में बहुत कॉन्सेप्ट सीखने का प्रयास किया, हर तरह का क्वेश्चन सॉल्व किए और जेईई मेन लेवल तक के क्वेश्चन पे किए, तो आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। जैसे कि बोलते आ रहे हैं, तो चलिए जैसे कि हर लेक्चर में आपको बोलते आ रहे हैं, लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और यही नहीं आपको कहीं पे समझ में आया है कोई क्वेश्चन, तो आपके लिए कमेंट बॉक्स आपके लिए ही यूट्यूब चैनल यानी कि गूगल कंपनी ने बना रखा है, तो आप कमेंट बॉक्स आपके लिए बना है, जितना पूछना है पूछिए, हम आपको रिस्पॉन्स देंगे, जवाब देंगे, क्योंकि हम आपको यहाँ पे प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए ही आपको यानी कि आपको क्रिएटिविटी बनाने के लिए हम यहाँ पे आते हैं। तो चलिए धन्यवाद, आज का लेक्चर यही ख़त्म करते हैं। धन्यवाद।